सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रिगार्डिंग। अगर आपके पास व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है और भाई आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को आने की जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जाम में कहीं ज्यादा है। जी हाँ, आप किसी भी देश के किसी भी कोने में है, दुनिया का कोई भी बोर्ड है आपका, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, झारखंड बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र की आपके पास बुक है, तो भाई आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। ये और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पीडीएफ आप जो है किस तरीके से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि एग्जाम टाइम पे आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कर सके। ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, विद आंसर आपको जो है मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन कौन से एमसीक्यू हैं जो चैप्टर नंबर 2 से बनते हैं। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि भाई किसी भी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर ऐसी वस्तु है जिसके अंदर आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है, तो आप उसको जो है क्या बोलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये उपयोगिता की डेफिनेशन इसने यहाँ पे लिख दी है। किसी भी वस्तु के अंदर अगर इतनी शक्ति है वो किसी भी ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, तो उसको जो है हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं, यूटिलिटी के नाम से जो है हम इसको जानते हैं। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कुल उपयोगिता को मापने का जो सूत्र है वो क्या है। टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू, या टीयू इज इक्वल टू हर एक अतिरिक्त इकाई से जितनी भी मिली है सीमांत उपयोगिता उसको अगर हम जोड़ दें। देखिए ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब क्या होता है, योग, सम करना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए या ऐसे इंडिविजुअली प्लस करके लिख लीजिए, ये दोनों एक ही बातें हैं। सिग्मा का मतलब योग ही होता है, और लिखा हुआ है दोनों ए एंड बी, और फिर लिखा हुआ है इसमें से कोई नहीं। तो जो ए ऑप्शन है और जो बी ऑप्शन है वो दोनों ही ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन जो है ए और बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो टीयू को जो मापने का जो सूत्र है वो हो जाएगा ये, तो ए और बी इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सीमांत उपयोगिता को मापने का सूत्र बताइए। गाइस इस चैप्टर के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी आएगा ही आएगा। कह रहा है टी यू एन माइनस टी यू, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है n+1, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टी यू एन +1, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टी यू एन माइनस टी यू एन -1। तो आपको ये पता होना चाहिए ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है भाई, 100 वस्तु से अगर आपको 20 की यूटिलिटी मिल रही है, जैसे ही आपने 101वीं वस्तु खाई, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वस्तु खाने से मान लो आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो 25 हो गई, तो 25 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो आपकी सीमांत उपयोगिता निकल कर आती है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो आपकी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है टी यू एन माइनस टी यू एन -1, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा टी यू एन -1, टी यू एन माइनस टी यू एन -1। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। कह रहा है यदि एक उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग करता है जिसका नाम वस्तु एक्स है, तो संतुलन जो है कब प्राप्त होगा। गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, वहां पे उसकी आपको शर्त पूछ रहा है। तो अगर आपने वीडियोस को देखा है मेरी उपभोक्ता संतुलन की, एक वस्तु की स्थिति, दो वस्तु की स्थिति, तो इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा ये MUX इज इक्वल टू PX। जब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाएगी आपकी एक्स वस्तु के प्राइस के, तो आपका जो आंसर है, तो उपभोक्ता जो है संतुलन की अवस्था में पाया जाता है एक वस्तु की स्थिति में। तो फोर्थ का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जब सीमांत उपयोगिता जो है
वो नेगेटिव की होती है। तो आपकी जो कुल उपयोगिता होती है वो कैसी होती है जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव में है। आपको भाई बहुत ही अच्छे से टीयू और एमयू इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, तीनों रिलेशन, जब टीयू बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमयू बढ़ता है, टीयू घटती दर से बढ़ता है तो एमयू घटता है। ये सारे के सारे रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा। तो जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव में हो जाती है, एमयू जो है जब आपकी नेगेटिव में हो जाती है, तो आपकी जो टीयू है, आपकी जो टीयू है वो जो है वो घट जाती है, घटती हुई होती है। तो पांचवे का जो आंसर है आपका ये हो जाएगा बी, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम होता है, क्या कहता है ये नियम, कि जैसे जैसे हम किसी भी अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, तो क्या कहता है, जब एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता जो है वो घटने लगती है। ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। तो छठे का जो आंसर है आपका सी, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, जो कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जो है वो आपका कहता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपसे पूछता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जो है वो कितनी होती है। गाइज एक रिपीटेड 1,00,000 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि जब एमयू शून्य होता है तो टीयू क्या होता है, या जब टीयू अधिकतम होता है तो एमयू क्या होता है, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम में इसके आने के चांस बहुत ही ज्यादा हैं। तो जब एमयू शून्य होता है तो टीयू अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, ये आपको जो है ये आपको ध्यान रखना है। जब सीमांत उपयोगिता जो है वो पॉजिटिव की होती है तो कुल उपयोगिता जो है वो कैसी होगी। तो जब कुल उपयोगिता होती है वो बढ़ती हुई होती है, जब जब टीयू बढ़ता है तो एमयू पॉजिटिव होता है, जब टीयू घटता है तो एमयू नेगेटिव में होता है। ठीक है, और टीयू अधिकतम वहां पर होता है जहां पे एमयू शून्य होता है। तीन रिलेशन होते हैं, टीयू और एमयू के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, उसको आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा भाई। उसके बाद कहता है कि जब टीयू घटती दर से बढ़ता है तो एमयू जो है सदैव ही बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, या जो है ऋणात्मक हो जाएगा। तो जब वो घटती दर से बढ़ता है तो एमयू जो है वो घटेगा। तो 9th का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी आपका। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो संतृप्त बिंदु पर किसी विशिष्ट वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या होती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, क्या कह रहा है, संतृप्त बिंदु पर किसी स्पेशल वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सीमांत उपयोगिता ऐसी उसमें क्या होगी, ऐसी उसमें जो सीमांत उपयोगिता होती है वो शून्य होती है। तो 10th का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए ये फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन है ना, इसके आने के चांस बहुत ही ज्यादा है। कह रहा है इसमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है, मतलब कौन सा समीकरण यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरी इकाई में से कौन सा जो है, कौन सा सही नहीं है, ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर यहाँ लिखा हुआ है दूसरी में से पहली इकाई को माइनस करना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है mu इज इक्वल टू टी यू अपॉन में क्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है mu इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। आपको ये वाला और ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। अब आप बोलोगे भाई ये वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, दूसरी में से पहली इकाई को माइनस करना, ये इसका मतलब है, या तीसरी में से दूसरी इकाई को माइनस कर देना, ये कह सकते हो। तो इसका ये मतलब है, मतलब बात यही है, मान लो पहली वस्तु से हमें जो उपयोगिता मिली 10, दूसरी से जो हमें मिली वो मिली मान लो 15, तीसरी से जो मिली मान लो 18, ऐसे मिली। ठीक है,
तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, तीसरी में से दूसरी को, तो इसको मैं ये लिखूंगा। तो ये कोई अलग चीज नहीं लिखी हुई है, ये TUN-TUN-1 ही लिखा हुआ है। और ये TU का फॉर्मूला हो गया आपका सिग्मा MU। और ये तीनों तो ठीक लिखे हुए हैं, ये गलत लिखा हुआ है। तो 11वें का जो आंसर है बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा जी। फिर कह रहा है दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। ये भी गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की जो शर्त है वो क्या होती है, जब पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसका प्राइस बराबर होता है दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और दूसरी वस्तु के प्राइस के। जब दोनों बराबर पे होते हैं, इक्वल पे होते हैं, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं है, और यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। जब बराबर संतुलन में कब होता है, जब दोनों बराबर होते हैं। तो 12th का जो आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है कि उस दर को जिस पर TU परिवर्तित होती है व्यक्त किया जाता है MU द्वारा, TU द्वारा, AB दोनों, या इसमें से कोई भी नहीं। उस दर को जिस पर TU परिवर्तित होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, MU द्वारा। मतलब कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि भाई जब MU पॉजिटिव होता है तो TU कैसा रहता है, या MU जब नेगेटिव होता है तो TU कैसा रहता है, जब MU शून्य होता है तो TU कैसा रहता है। या TU के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो, या MU के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, इन दोनों के बीच में संबंध होता है। ठीक है, तो TU जब परिवर्तित होती है तो उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, MU के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद अब तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ये आपसे कहता है कि प्रारंभ में ये होता है, अब y वस्तु की कीमत में कमी होने से y वस्तु का जो उपभोग है वो क्या होगा। पहले तो उपभोक्ता जो है वो संतुलन की अवस्था के अंदर है। ठीक है, पहले तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। अब अगर y वस्तु की कीमत अगर घट जाए तो उससे y वस्तु का उपभोग क्या होगा, सिंपल सी बात है, कीमत घटने से मांग बढ़ती है, तो भाई उपभोक्ता जो है वो y वस्तु का उपभोग अब जो है वो बढ़ा देगा। तो 14 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई में वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता 150 से 180 हो जाती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, पहले 150 मिल रही थी, अब एक एक्स्ट्रा खाई तो 180 हो गई, तो 180 में से 150 को माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि MU का फॉर्मूला क्या होता है, MU का फॉर्मूला होता है TUN-1। तो 80 माइनस 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि जब उपभोक्ता जो है वो संतुलन की स्थिति में है, ठीक है, और केवल x वस्तु का उपभोग करता है, केवल एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा है, और x वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता इतनी है और MUM जो है वो इतना है, तो x वस्तु की कीमत जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे आपको उपभोक्ता के संतुलन की शर्त लगानी है एक वस्तु वाली। ठीक है, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता, देखो एक वस्तु की स्थिति की जो शर्त होती है वो होती है बेसिकली आपकी ये MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो अब जो है अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। यहाँ पे जो आपको सीमांत उपयोगिता दे रखी है 50, PX आपसे पूछ रहा है, और ये आपको जो है ये आपको दे रखा है 10। ठीक है, तो PX आपसे पूछ रहा है कि PX जो है वो कितना होगा। तो भाई 50 अपॉन में 10 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ रख लेते हैं, और 1 0 से 1 0 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो x वस्तु की कीमत जो है वो 5, तो 16वें का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने के चांस इसके बहुत ही ज्यादा है। एक वस्तु की स्थिति में क्या कंडीशन रहती है, दो वस्तु की स्थिति में क्या कंडीशन रहती है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। दोनों के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी है, उपभोक्ता के संतुलन पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जब दोनों वस्तु की कीमतें समान है तो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि जो है कहाँ पे प्राप्त करेगा। मतलब इसके अंदर आपने जो उपयोगिता विश्लेषण अगर पढ़ा है
तो उपभोक्ता का संतुलन, इसमें दो केस होते हैं, एक होता है एक वस्तु की स्थिति में और एक होता है दो वस्तु की स्थिति में, ठीक है। और जो दो वस्तु की स्थिति होती है इसमें दो केस होते हैं, एक होता है दोनों वस्तुओं की जब समान कीमत है और एक होता है जब दोनों वस्तुओं की अलग अलग कीमत है। तो कह रहा है अगर दोनों वस्तुओं की समान कीमत है तो जो है उपभोक्ता संतुलन में कहां पर होगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, जब दोनों वस्तुओं की समान कीमत होती है, तो जब दोनों वस्तुओं की समान कीमत होती है तो उपभोक्ता के संतुलन की जो शर्त होती है वो क्या होगी। वैसे अलग अलग पहले जब होती है तो अलग अलग में देखो क्या होगी, अलग अलग में जो होती है वो होती है ये MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY, ये होगी, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होगी। तो आप यहाँ पे खुद सोचिए, अब वो कह रहा है दोनों वस्तुओं की कीमत समान है, मतलब जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, दोनों वस्तुएं सेम सेम रुपए की है। मतलब कि अगर X वस्तु 5 रुपए की है तो Y वस्तु जो है वो भी 5 रुपए की है, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या, ये MUX अपॉन में MUY। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो जब दोनों वस्तुओं की कीमतें समान होती हैं तो संतुलन की शर्त क्या हो जाती है, ये MUX अपॉन में PX। तो 17वें का जो आंसर है वो हो जाएगा ये डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अच्छा, अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहता है कि जो MU वक्र का जो आकार होता है वो किस तरीके का होता है, ऊपर की ओर ढालू होता है, नीचे की ओर ढालू होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है, या एक सीधी रेखा होती है। तो भाई अगर आपने इसका कर्व बनाया है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से इसका कर्व बनता है, ठीक है। TU तो इस तरीके का कुछ बनता है, ठीक है, और MU इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है, इस तरफ। तो इसका जो ढलान होता है वो होता है आपका नीचे की तरफ, ठीक है। इसका जो ढलान होता है ये होता है आपका नीचे की तरफ, ठीक है। MU वक्र का ढलान, सॉरी, आप जो है इसका जो आंसर है इसका MU वक्र का ये ढलान पूछ रहा है आपसे। तो MU वक्र का, अगर आप केवल MU वक्र का अगर आप ढलान देखेंगे तो आप जो है, वैसे तो इसका ढलान नीचे की तरफ ही होता है, ठीक है, लेकिन नीचे की और ढलान यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और इसका जो कर्व बनता है बेसिकली वो बनता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से जो है, इस तरीके से इसका कर्व बनता है, ठीक है। इसको आप कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसका जो कर्व बनेगा आप इसका लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, आप इसका जो है आंसर लिखेंगे नीचे की ओर ढलान वाला, ठीक है। ये इसका आंसर लिख देंगे आप, बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इस तरीके से बनता है, केवल अगर MU बनाना वो भी ठीक है, अगर वो वाला आप बनाना चाहते जैसे मैं भी जो बता रहा था TU, और इस तरीके से ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसका हो जाएगा ये, कह रहा है एक उपभोक्ता वस्तु Y की तुलना में वस्तु X की अधिक मात्रा खरीदता है, केवल तब खरीदेगा कब। कह रहा है X वस्तु Y की तुलना, X जो है वो ज्यादा खरीदेगा, Y कम खरीदेगा, ऐसा कब होगा ये हमको बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो भाई वो X को छोड़कर, वो कह रहा है जब उपभोक्ता वस्तु Y की तुलना में वस्तु X की अधिक मात्रा केवल तब खरीदेगा, कौन से केस के अंदर, कौन से केस के अंदर होगा ऐसा। तो जो ये वाला केस है, ये वाले केस के अंदर क्या होगा, उपभोक्ता X वस्तु को ज्यादा खरीदेगा और Y वस्तु को जो है, Y वस्तु को जो है कम खरीदेगा। दोनों इसकी जो शर्तें मैंने आपको बता रखी हैं, दोनों मैंने इसकी आपको जो शर्तें बता रखी हैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कब X वस्तु को ज्यादा खरीदेगा, कब Y वस्तु को ज्यादा खरीदेगा, तो सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसको घटाना है और इसको जो है बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि उपयोगिता विश्लेषण की मुख्य सीमा इस आधारभूत मान्यता से संबंधित है कि उपयोगिता को व्यक्त किया जा सकता है गणनावाचक संख्या में, क्रमवाचक संख्या में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है भाई, यूटिलिटी अप्रोच के अंदर ये अजम्पशन है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स के अंदर, लेकिन ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है, केवल एक मान्यता दी गई है।
गणनावाचक संख्या, ठीक है, जो कि इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। उसी की वजह से तटस्थ वक्र विश्लेषण आया, क्रमवाचक जो है, रैंकिंग, कार्डिनल नंबर जो है कहते हैं जिसको, ठीक है। इसी की वजह से दूसरा हमारे पास मेथड आया है कि भाई ये वाला तो ये तो ठीक नहीं है, उपयोगिता को आप कैसे मेजर कर सकते हो, उपयोगिता को मेजर ही नहीं कर सकते। तो इसकी ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से दूसरे इकोनॉमिस्ट ने दूसरा मेथड निकाला था उपभोक्ता संतुलन का। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो चैप्टर नंबर 2 के। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा उपभोक्ता के संतुलन के। वीडियो नहीं देखी है तो भैया प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो हैगी पूरे के पूरे चैप्टर की, उपभोक्ता संतुलन वगैरह, टीयू एमयू कैसा कर्व, सब एक एक वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, विद आंसर मैंने आपको बता दिया है। और ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है। आप जो है वहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तुरंत जो है आपके पास डाउनलोड का वो आ जाएगा, वहां पे लिखा आ जाएगा आपके पास चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू, वहां क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, हम वहां पे जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक डाल दिया, लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एग्जाम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के रिगार्डिंग के वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से बनते हैं और इनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।